फर्स्ट 6 मंथ से मेरे लिए बहुत टफ थे, तो एक तरीके से कह सकते हैं डिप्रेशन में आ गई थी। काफी सारे लोग बनाते हैं, उनमें से कुछ भी नहीं लाओगे ना तब भी सब कुछ बढ़िया रहेगा। मैंने भी डिसाइड किया था कि ओ मैं क्यों आई, वापस चली जाती हूँ। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आज इस वीडियो में गुरसाहिब जी और मैं बात करने वाले हैं, जब हम कनाडा आए थे एज अ स्टूडेंट तो हमने कौन कौन से चैलेंजेस को फेस किया और किस तरीके से हमने उसको ओवरकम भी किया। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे बच्चे हमें मैसेज करके पूछते हो कि भाई हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमें ये चैलेंज आ रहा है कनाडा के अंदर, तो हम अपने एक्सपीरियंस से काफ़ी सारे चैलेंजेस वगैरह शेयर करेंगे जो हमने फेस किए थे और उनका क्या हमने सोल्यूशन निकाला था अपने एंड में। मतलब किसी और के लिए कुछ और सोल्यूशन हो सकता था, लेकिन हमारे लिए वो सोल्यूशंस काम किए थे। जैसे कि जॉब ढूंढना हो गया, अकोमोडेशन हो गया, या फिर होम सिकनेस हो गई, या फिर पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कुछ नया सीखना है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में जैस्मिन जी और मैं बात करेंगे। जो पहला जो चैलेंज है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है आई थिंक हर एक इंसान के लिए, वो ये है कि फर्स्ट 6 मंथ या फर्स्ट 2 मंथ सबके लिए बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है। कई बच्चे तो ये भी फील करने लग जाते हैं कि काश हमने ये डिसीजन लिया ही ना होता, हम कनाडा आए ना होते या फिर वापस चले जाएं। काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, मतलब वो आस्क मी एनीथिंग करते हैं तो उस पर बच्चे लिख रहे हैं कि आई एम रिग्रेटिंग कि मैं कनाडा आ गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, टाइम लगता है हर एक चीज़ होने में, क्योंकि आप एक किसी कंट्री से अपने आप को अपरूट करके जहाँ आपने 20 साल या 25 साल बिताए अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, स्कूल गए हो, कॉलेज वगैरह मोस्ट प्रोबेबली गए हो, तो वो सब छोड़ के नई जगह पे आ रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है। ज़्यादातर बच्चों को रिग्रेट पता है क्यों होता है, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन रख के आते हो, आप माइंड में ना कनाडा की एक इमेज बना के आते हो कि भी वहाँ पे ऐसे होगा या वैसे होगा। वो इमेज सोशल मीडिया से आ सकती है, मूवीज से आ सकती है, या फिर कहीं से भी आ सकती है। अभी बस ये सोचो कि जो होगा हम देख लेंगे, सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं है। तो आपको मजा आएगा आने के बाद। क्योंकि ये चीजें मेरे साथ भी हुई थी। गुरसाहिब जी उसके गवाह हैं कि फर्स्ट 6 मंथ में मैंने भी ये डिसाइड किया था कि ओ मैं क्यों आई, वापस चली जाती हूँ। मेरी मॉम और डैड भी कहते थे कोई बात नहीं, पैसे ही तो हैं, कोई बात नहीं तू आ जा। बट आफ्टर 6 मंथ्स आई एम सीरियसली टेलिंग यू, आई स्टार्टेड लाइकिंग इट। और अभी तक मैं विजिट ही नहीं किया शायद इंडिया। मैंने भी नहीं किया, 5 साल हो गए। तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, आप इस कल्चर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ ढल जाओगे और आपको अच्छा लगने लगेगा। राइट, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं उधर। सो सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आपको अपने यहाँ पर फ्रेंड्स बनाने हैं, सर्कल बनाना है, नेटवर्किंग करनी है। राइट, इंडिया में तो हमारे फ्रेंड्स थे, फैमिली थी, स्कूल के दोस्त थे, या कॉलेज के दोस्त थे, या गली में जो लोग खेलते रहते थे अपनी सोसाइटी में। यहाँ पे आपको आके नए फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है आपको कि अपने आप दोस्त बन जाएंगे, अपने आप मेरा नेटवर्क एक्सपैंड हो जाएगा, वो तो होने नहीं वाला। राइट, क्योंकि यहाँ पर जो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में डाइवर्स कल्चर है, आपको कितने सारे लोग मिलेंगे। आप जाओ, अपनी शाइनेस को रिमूव कर दो, मतलब एक साइड पे रख दो, बात करो। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए आप भूल जाओ कि कौन फेक है, कौन बुरा है, कौन अच्छा है। पहले एटलीस्ट 10 लोग फ्रेंड तो बनाओ, उसके बाद उसमें से 2 आपके अच्छे निकल के आएंगे। ठीक है, लेकिन लोगों से बात करो। और एक और चीज़ ये है कि जब आप नए कनाडा आओगे तो अपनी फैमिली के साथ ज़रूर बात करो, मतलब उनसे बात करना मत छोड़ो। चाहे दिन में 5 मिनट की, मम्मी खाना खा लिया, मम्मी सो रहे हो, बस इतनी बात कर लो, पापा मम्मी से बात कर लो, वो इनफ होगा। और बाकी भाई बहन है तो और सिस्टम सेट हो जाएगा। सही बात है। और कई बात तो ऐसा होता है कि जैसे हम लैंड करते हैं ना, तो हम काफ़ी टाइम तक 2-3 दिन तक बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं होता, कुछ ऐसा सिम वगैरह ही नहीं होती। बट उसका भी हमारे पास सोल्यूशन है। उसका सोल्यूशन ये है कि आप इंडिया में घर बैठे बैठे एक कैनेडियन नंबर ऑर्डर कर सकते हो, जिसमें आपको सिर्फ $40 के अंदर 25 GB ऑफ डेटा, अनलिमिटेड कनाडा वाइड कॉलिंग और मैसेजिंग मिलती है। सो अगर आप कनाडा आ रहे हैं और यहाँ आने के बाद अगर आप कोई सिम लेते हैं तो आपको $50-60 एक्टिवेशन चार्जेस देने पड़ेंगे। बट कैनेडियन सिम के केस में आपको कोई भी एक्टिवेशन चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। और सबसे बढ़िया बात यह है, ये जो सिम कार्ड है इंडिया में आपके घर पे फ्री में डिलीवर किया जाएगा। सो अगर आप भी कैनेडियन सिम ऑर्डर करना चाहते हो और टेंशन फ्री होना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको क्लिक कर आप भी कैनेडियन सिम ऑर्डर कर सकते हो। सो इस तरीके से अगर आपके पास पहले से सिम होगा तो जैसे आप लैंड करेंगे कनाडा की धरती पे तो अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत से बात कर सकते हैं, फिर गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड से भी बात कर सकते हो भाई, जिससे आपको अकेलापन नहीं फील होगा। बाकी ये तो चलो होगी बातें, लेकिन जरूर यहाँ आने के बाद दोस्त बनाओ, अपने आप दोस्त नहीं बनेंगे। बाकी अगले पॉइंट के बारे में उधर जाके बात करते हैं, वहाँ पे बढ़िया लग रहा है मेरे को। चलो। तो थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि डू नॉट पैक योर होम विद यू। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि लोग 3-3, 4-4 टैचियां भर के ले आते हैं, मसाले हो गए, सारा खाना हो गया, बर्तन हो गए। भाई ऐसा नहीं करना होता है। ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप खाली हाथ भी आ जाओगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आप एक अपना बैग ले आओगे, उसमें 2-4 शर्ट होंगी, 2-4 पैंट होंगी, वो भी इनफ है। तो इतनी टेंशन मत लो कि कुछ रह जाएगा, ये मसाला रह गया, वो चीज़ रहेगी। यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं, बर्तन मिलते हैं, मसाले मिलते हैं, आपको चावल, आटा, दाल, सब कुछ मिलता है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मैंने वीडियोस बनाई है व्हाट टू पैक फॉर कनाडा, फिर काफ़ी सारे लोग बनाते हैं।
उनमें से कुछ भी नहीं लाओगे ना तब भी सब कुछ बढ़िया रहेगा। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, थोड़े दिन पहले मेरी एक इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम आया था कि दीदी हम ऐसा ले आए, ये कपड़े ले आए। तो मैंने साफ मना करा था कि कपड़े जो है ना, यहाँ का जो फैशन ट्रेंड है वो डिफरेंट है इंडिया से, राइट। तो आपको कुछ नहीं पैक करना। और अगर बात रही मसालों वगैरह की, सारे मसाले हैं, आप वो ले आओ, जैसे चाय पत्ती या चीनी 1 या 2 दिन की, जब तक आप ग्रोसरी करने वगैरह नहीं जाते, वो सब ले आओ। और बर्तन इतने सारे पैक करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप पीजी में रहते हैं तो सबके पास शेयर होते हैं, आपके हमेशा टैची में बंद रहेंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे इतना रिग्रेट फील होता था कि मैंने एक पूरा जो सूटकेस था पूरा बर्तनों से और खाने से भर दिया था, जो मैं रिग्रेट करती हूँ, काश उसकी जगह में कुछ और ले आती, राइट। तो इतनी टेंशन मत लो, बस मेरी वीडियो चेकआउट कर लेना, आपको समझ आ जाएगा क्या लाना है और क्या नहीं लाना है। तो उधर जाते हैं, उधर चले, हो गया, चलो फिर, कुत्ता भौंक रहा है। चलो भाई चलो। सो अगला पॉइंट हमारा ये है कि इट्स ओके अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। आई नो ये हार्ड वर्क है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें अपनी फील्ड से बियॉन्ड जॉब करनी पड़ जाती है, वो भी इट्स फाइन। लाइक अगर मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि मैं इंडिया में एक टीचर थी, राइट, और मैंने यहाँ पर मास्टर्स इन एजुकेशन एंड लीडरशिप करा, बट राइट नाउ आई एम अ मैनेजर इन XYZ कंपनी। सो मैंने टोटली अपनी फील्ड चेंज कर ली, एंड आई लव दिस, राइट। मैं एक बंदे को जानता हूँ यार, जो इंडिया में डेंटिस्ट था, यहाँ पे आके कुछ और ही पढ़ाई की, फिर जॉब कुछ सेल्स में की, अब वो रियल एस्टेट में काम करता है। मेरे हिसाब से मेन मोटिव आपका होना चाहिए भाई पैसा कमाना है, चाहे जैसे मर्जी आए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ गलत काम करने लग जाओगे या फिर ड्रग्स बेचने लग जाओगे, ये नहीं करना। लेकिन ये है कि हो सकता है कि आप इंडिया में जो कर रहे थे या फिर आपकी जो पढ़ाई है उससे बिल्कुल ऑपोजिट आपका फील्ड रहे जिसमें आप करियर बनाओगे। जैसे कि कई बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज लेकर आ जाते हैं, उस फील्ड में जॉब यहाँ नहीं होती है, या उसकी उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, या फिर उनसे रिलेटेड कुछ सिखाया नहीं जाता, क्योंकि वो जो कोर्सेज होते हैं सिर्फ यहाँ आने के लिए होते हैं और PR लेने के लिए होते हैं, दैट्स इट। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी फील्ड चेंज कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड आपने स्टार्ट तो स्क्रैच से ही करना है। सो व्हाई नॉट टू ट्राई समथिंग न्यू। और कुछ भी न्यू करना इज नॉट कि हाँ मैंने क्या ही कर दिया, इट इज ओके, इट्स फाइन। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, इट इज ओके अगर आपको घर का काम नहीं करना आता या आपको कुछ मैनेज नहीं करना आता घर का काम, या फिर आपको कुकिंग नहीं आती, कपड़े धोने नहीं आते, अपना टाइम मैनेज करना नहीं आता, या कुछ भी और घर के काम होते हैं आपको नहीं आते, कोई बात नहीं। अगर आप 20 साल के हो ना, तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको ये आना चाहिए। टाइम के साथ आपको सारी की सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन ये नहीं है कि आप लापरवाह हो जाओगे और सीखोगे ही नहीं। अगर आपके अंदर वो है ना कि भाई मैं सीखने को रेडी हूँ, तो डेफिनेटली आपको ये चीजें आ जाएंगी। ये कोई मतलब पैदा होते ही तो सीखता नहीं है, सब यहाँ आने के बाद या फिर अपनी लाइफ में किसी ना किसी स्टेज पे सीखते हैं। क्योंकि अगर आप इंडिया से कनाडा आ सकते हो, तो कनाडा आके आप वो भी काम सीख सकते हो जो आपने इंडिया में कभी नहीं किए हैं। फॉर एग्जाम्पल यार, मैं जब यहाँ कनाडा आया था ना नया, मेरे को कुकिंग नहीं आती थी, मेरे को कुछ भी नहीं आता था, मेरे को चाय बनानी नहीं आती थी, मेरे को ऑमलेट भी बनाना नहीं आता था। मैं बताऊं, मैंने ग्लास रखने के अलावा कुछ नहीं किया था इंडिया में। हाँ, अब हम कुक कर लेते हैं। अगर जैस्मीन जी घर पे नहीं होती, मैं प्रॉपर तरीके से कुक कर लेता हूँ, और ये तो कर ही लेती हैं, तो मास्टर हो गई हैं अब। तो ये हिसाब किताब है, सबको आ जाता है। टेंशन मत लो कि भाई मेरे से कुकिंग नहीं हो रही, मेरे से ये नहीं हो रहा। लेकिन बस यही चीज़ है कि यार अगर आप सीखने को रेडी हो तो कुछ भी सीख लोगे। कुकिंग तो बहुत छोटी चीज़ है, और जब कुकिंग करोगे ना बहुत मजा आएगा। ये स्ट्रेस बस्टर और लड़कों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि लड़कियां बड़ी जल्दी इंप्रेस हो जाएंगी कि भाई बंदे को कुकिंग आती है ना। तो ये हिसाब किताब है। फिर अगली चीज़ जो कि हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं वो ये है कि जब आप कनाडा आओगे, अपने कॉलेज में जाओगे या फिर अपनी यूनिवर्सिटी में जाओगे, तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं कॉलेज के अंदर या फिर आपके कैंपस पे जो स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने फाइनेंसिस को कैसे मैनेज करना है, डिप्रेशन को कैसे हैंडल करना है, होम सिकनेस को कैसे हैंडल करना है। जब मैं एज अ स्टूडेंट थी ना, और जो फर्स्ट 6 मंथ से मेरे लिए बहुत टफ थे, तो एक तरीके से कह सकते हैं डिप्रेशन में आ गई थी मैं। तो उसके लिए नॉट एग्जैक्टली काइंड ऑफ, तो उसके लिए भी मैंने कंसल्ट करा था यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। और ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई पैसे नहीं लेते, क्योंकि आपने काफी ज्यादा फीस दी है। तो ये हिसाब किताब होता है। साथ के साथ फ्री फूड और फ्री क्लोथ्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन ये बताना चाहूंगा इन चीजों को एक्सप्लॉइट मत करना। अगर बिल्कुल ही मतलब काम खत्म हो गया है कि भाई पैसे ही नहीं है, बंदे ने 2 दिन खाया नहीं तो मर जाएगा, तो आप ये फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास सब कुछ है, सब बढ़िया हिसाब किताब है, फिर भी आप फ्री फूड ले रहे हो, फ्री क्लोथ्स वगैरह ले रहे हो, वो एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है। तो उसकी वजह से यार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नाम खराब होता है। तो अगर बहुत ही बुरी सिचुएशन है तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हो। एक और एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ। जब मैं एज अ स्टूडेंट जब आई थी ना, तो मेरे पास ना एक क्या कहते हैं मार्कशीट नहीं थी।
उस मार्कशीट को लेने के लिए उन्होंने कहा था अगर आपने ये 20 अगस्त तक सबमिट नहीं कराई है ना तो हम आपका जो ये कोर्स है वो रद्द कर देंगे, तो फिर क्या आप किया? नहीं जा सकते। तो फिर तो आपने उन्होंने जो कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी कि मैं बताऊं, मतलब आज भी अगर आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करी। उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ कॉल करा कि वो जो सर्टिफिकेशन है, जो मेरा मार्कशीट है, वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर इंडिया से कनाडा पहुँच जाए। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कॉलेज जो है प्रोवाइड करता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुई एज अ स्टूडेंट। तो आई होप आपको भी हो सकती है। अगर अगली चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप नए नए कनाडा आओगे ना तो इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, पैसे सेव कैसे करने हैं, फाइनेंसिस को किस तरीके से समझना है, टैक्सेस किस तरीके से कनाडा के अंदर काम करते हैं, किस तरीके से आप टैक्सेस सेव कर सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ आने के बाद आपको सीखनी शुरू करनी है। मैंने गलती की थी कि मैंने जल्दी इनके बारे में पढ़ना शुरू नहीं किया था। जब ग्रेजुएशन वगैरह होगी, थोड़े बहुत फुल टाइम जॉब लग गई, पैसे आना शुरू हुए, उसके बाद मैंने चीज़ों को समझा और समझने में साल 1.5 साल निकल गया। अगर मैंने स्टूडेंट टाइम से ये चीज़ें शुरू कर दी होती तो मैं हो सकता है कि जैसे ही ग्रेजुएट हुआ था मेरे पास पैसे आए थे तो उनको मैं किसी अच्छे यूज़ में लगा सकता था। तो आते ही इन चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू कर देना। $50 महीने के अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, 2 साल बाद आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और ऐसा नहीं कि आप बहुत अमीर हो जाओगे, आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाओगे। क्योंकि होता क्या है कि जब हम अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ध्यान से, बहुत पढ़ के, बहुत रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जब वो $50 इन्वेस्ट करने होंगे तो आप चीज़ें समझोगे, देखोगे कैसे करना है, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा। TFSA, RRSP, FHSA, टैक्सेस, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ो। दिन में आधा घंटा इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ो। अगर दिन में आधा घंटा भी लगाओगे ना तो दैट इज़ इनफ। और उसके बाद जब नेटवर्किंग इवेंट्स पे जाओगे तो आप कुछ बोलने लायक होगे कि किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, ये क्या होता है, वो क्या होता सही बात है। है। तो ये चीज़ होती है, तो ज़रूर करना। बाकी यार बहुत बोल लिया, अगर बहुत पहले पता लग गया होता तो चीजें कुछ बेटर अलग होती। तो ये हिसाब किताब है, तो सीखना शुरू करो। और ऐसा नहीं है ये चीज़ें मुश्किल है, बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। बस पढ़ोगे तो पता लग जाएगा, और कुछ नहीं करोगे तो नहीं पता लगेगा। सो अगली जो चीज है वो ये है कि इट इज ओके अगर आप कुछ डॉलर्स अपने ऊपर जो है स्पेंड करते हो, या कि $2 की कॉफ़ी पी ली या फिर $5 का कोई सैंडविच खा लिया, कोई बात नहीं यार, टेंशन नहीं लेनी इतनी। बस फाइनेंशियल प्लानिंग करो, मतलब अपना बजट वगैरह बना के चलो और बजट से स्टिक रहो तो कोई टेंशन नहीं आएगी। अब इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे बहुत फोमो क्रिएट किया जाता है कि भाई ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा। उससे इतनी टेंशन मत लो, मतलब जोड़ो भी लेकिन अपने ऊपर स्पेंड भी करो, क्योंकि जो जिंदगी मिली है थोड़ी जीने के लिए मिली है। कनाडा आए हो, इंजॉय भी करो, राइट। तो बजट बना के चलो जैसे हम बना के चलते हैं। और जब मैं नई नई स्टूडेंट आई थी तो मैं 2 महीने तक मैंने टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी नहीं पी थी, ये सोच के कि हाँ भाई मैं $1.5 खर्चूंगी ना वो मेरे वीज़ा कार्ड से $1.5 डिडक्ट हो जाएंगे। मैंने भी मेरी यही किया था। मेंटालिटी थी, मतलब दिमाग में ना बैठा हुआ था, फिट था। तो ऐसा नहीं होता, एक $1.5 $2 से खर्च करने से आपका कोई बैंक बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। अगर कोई चीज़ आपको खुशी देती है, आपकी दिल को सेटिस्फेक्शन देती है, तो ज़रूर वो चीज़ करो, घूमो। ऐसा नहीं है कि अगर आप $500 के जॉर्डन्स आपको खुशी देते हैं तो नहीं, वही नहीं, ये $500 इज अ बिग अमाउंट। तो सब लोग समझदार हैं जो वीडियो देख रहे हैं, बट कुछ छोटी-छोटी डॉलर्स चीज़ें। अपने ऊपर स्पेंड करने से अगर वो आपको खुशी देता है तो डू दैट। मतलब अपने जो है ख्वाहिशों को मारो मत। या बेसिकली बजट बना के चलो। मैं मानता हूँ कि यार आज के टाइम चीज़ें थोड़ी सी महंगी हो रखी हैं, लेकिन अगर बजट बना के चलोगे, थोड़ी मेहनत करोगे, दिमाग चलाओगे कि किस तरीके से मैं $200 महीने के एक्स्ट्रा बना सकता हूँ, तो आपकी लाइफ देना बहुत सिंपल हो जाएगी। सो अगला पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हाउ टू मेंटेन योर क्रेडिट स्कोर, जो कि आपको कोई नहीं बताता जब आप लैंड करते हैं कनाडा में कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी बड़ा से बड़ा काम यहाँ पर करना है, सबसे पहले आपका क्रेडिट चेक होता है। अगर आपको अपनी अकोमोडेशन वगैरह ढूंढनी है या किसी को कॉन्टैक्ट करना है, टेनेंट वगैरह को, तो सबसे पहले वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। और फिर आगे आने वाले टाइम में जब आप गाड़ी खरीदोगे या फिर घर वगैरह खरीदोगे तो भैया क्रेडिट स्कोर इज लाइक गॉड, उसके बेसिस पे सारी चीजें होंगी। तो आते ही अपना क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना शुरू कर देना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जैस्मिन जी डाल देंगी होपफुली, तो वो वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके से आप क्रेडिट स्कोर अपना मेंटेन कर सकते हो। और इससे पहले मैं अपनी गलती बताऊं क्या थी। मेरे को जब कनाडा में आई थी ना तो मुझे नहीं पता था कि क्रेडिट स्कोर जो है वो मेंटेन रखना है, तो मैं डेबिट कार्ड ही मैंने 6-7 महीने वो यूज करा, मैंने कभी अपना वीजा कार्ड यूज ही नहीं करा था। तो इस चक्कर में ये मेरे दिमाग में था कि नहीं वो तो क्या कहते हैं डेट होता है, डेट हो गया। तो मैंने कभी नहीं, जब मुझे गुरसाहिब जी ने बताया नहीं तुझे क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना है तो मुझे समझ में आया। तो ये सब बातें छोटी छोटी कोई नहीं बताता, बट हाँ ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से या ये सब चीज़ें हमने सीखी तो इन सब बातों से पता लगती है। तो ये हिसाब किताब है, तो भाई वीडियो देखो, बढ़िया वीडियो है। और अगर आपको ये हमारी प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक और पॉइंट है यार,
ओहो, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। रुको रुको, फिर बताते हैं उधर जाके। तो बेसिकली यार मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि चाहे आप कनाडा में हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है। आपको कुछ स्किल्स वगैरह डेवलप करने हैं, अपने कुछ साइड हसल्स वगैरह ढूंढने हैं। कोशिश करो कि आपकी एक मेन जॉब तो है या फिर जो भी बिजनेस या जो भी है, और उसके अलावा 2 या 3 आपके और एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम है। 2 या 3 तो ज़्यादा हो गए, एक एटलीस्ट तो होना चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट टाइम में था, या फिर काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पे चेक टू पे चेक वाली लाइफ जीते हैं। अगर आपके पास एक साइड हसल होगी, कोशिश करो कि जो भी आपका खर्चा है उस साइड हसल से निकल जाए, और जो आपकी जॉब से पैसा आ रहा है वो आपका सेव होना शुरू हो जाए। क्योंकि ये भी होता है कि किसी वजह से कोविड आ गया था, काफ़ी सारे बच्चों की जॉब चली गई थी, तो बिल्कुल खाली हो गए थे कि भी रेंट कहाँ से देना है, मतलब ग्रोसरी कहाँ से आएगी, तो ये दिक्कत आ गई थी। तो अगर आपके पास कोई साइड हसल है तो एटलीस्ट आपका वो कैश फ्लो चलता रहेगा और आप बिल्कुल वो मतलब ख़त्म केस नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये हिसाब तो किताब ये हमने जो था वो फेस किया हाँ। था, जिससे कि गुरसाहिब जी ने भी अपना YouTube चैनल स्टार्ट करा और मैंने भी करा। तो बस और सिर्फ YouTube स्टार्ट नहीं करना, आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। तो ये सब किताब, बाकी भाई ने गाने चलाने शुरू कर दिए, तो वीडियो एंड करें। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।